गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे अध्याय 8 यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं, यानी कि जनन के बारे में जानने वाले हैं। तो आखिर जनन होता क्या है, इस चीज़ को जानते हैं। तो जनन का मतलब होता है कि जब आप समान संतति को उत्पन्न करते हैं, संतति उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं जनन। तो जनन के बारे में एक मूल संकल्पना जानते हैं कि जनन जो है अपने ही जैसे नए जीवों को जन्म देने की प्रक्रिया है। तो जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का है, एक को कहते हैं अलैंगिक जनन, दूसरे को कहते हैं लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है कि इसमें केवल एक ही जनक जीव उत्पन्न करता है। और लैंगिक जनन क्या होता है जिसमें दो जीव यानी कि एक नर और दूसरी मादा मिलके नए जीव को उत्पन्न करते हैं। अब अलैंगिक जनन की अगर बात करें तो अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। तो एक होता है विखंडन, दूसरा होता है खंडन, पुनर्जनन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासद। विखंडन दो प्रकार से होता है, एक को कहते हैं द्विखंडन और दूसरे को कहते हैं बहुखंडन। बहुखंडन में ही मुकुलन, कायिक वर्धन इत्यादि सब आ जाते हैं। उसके बाद लैंगिक जनन की अगर बात करें तो मानव में नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों, ये नर और मादा से निषेचन होता है और उससे बच्चे का जन्म होता है। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडज यानी कि अंडाणु मिलकर निषेचन करते हैं। यदि निषेचन नहीं होता है तो उसी से मादा में मासिक धर्म यानी मासिक रजोधर्म होता है। इसके बाद ये निषेचन अगर हुआ तो युग्मनज होता है, फिर भ्रूण, और भ्रूण से शिशु का विकास होता है। गर्भ रोधन यानी कि गर्भ को अगर आपको रोकना है तो उसकी मुख्य रूप से 4 विधि है। एक को कहते हैं यांत्रिक अवरोध विधि, दूसरा है रासायनिक तकनीक, तीसरा है IUCD और चौथा है शल्य क्रिया जिसमें कि नसबंदी होता है और ट्यूबेक्टॉमी होता है। यानी कि मादा जो ऑपरेशन, मादा में यानी कि महिलाएं जो ऑपरेशन कराती है उसे ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं, और जो नर में होता है नसबंदी होता है। इसमें शुक्राणु का जो रोक दिया जाता है, शुक्राणु को अंडाणु से मिलने से पूरी तरीके से रोक दिया जाता है। अब आइए अब इसको हम डिटेल में जानें। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के DNA डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में आनुवंशिक गुण होते हैं। DNA डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। DNA क्या होता है, DNA की बात अगर करें तो ये जैसे कि उदाहरण के लिए कह सकते हो कि गुणसूत्रों का वाहक है। एक जनक से यानी कि एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में, प्रजाति में, ये गुणों को ट्रांसफ़र करता है। DNA प्रतिकृति बनाता है यानी कि फोटोकॉपी जैसे होता है, फोटोकॉपी बनाता है तथा नई कोशिकाएं बनाता है। इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये नई कोशिकाएं एक समान है परंतु समरूप नहीं होती। विभिन्नता का महत्व है। लंबे समय तक प्रजाति की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होता है। जैव विकास का आधार होता है। प्रजनन के प्रकार दो होते हैं, अलैंगिक प्रजनन और दूसरा है लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन की अगर बात करें तो इसमें एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है। नया जीव पैतृक जीव के समान या समरूप यानी कि एक जैसा होता है दिखने में, चाहे किसी न किसी तरीके से आप उसको पहचान पाते हो। सतत गुणन के लिए एक ही बहुत ही उपयोगी माध्यम है या निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। लैंगिक प्रजनन की अगर बात करें इसमें दो एकल जीव यानी कि नर और मादा मिलकर नया जीव उत्पन्न करते हैं। नर युग्मक व मादा युग्मक बनते हैं। नया जीव आनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है परंतु समरूप नहीं, एक जैसा दिखने में नहीं, समान होता है। उसमें गुण एक जैसे होंगे लेकिन सेम टू सेम नहीं होगा। प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। उच्च वर्ग के जीवों में यह पाया जाता है। अलैंगिक प्रजनन की विधियां, पहला है विखंडन। इस प्रक्रम में एक कोशिका 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है यानी बढ़ जाती है। द्विखंडन, जीव 2 कोशिकाओं में विभाजित होती है। उदाहरण के लिए अमीबा, लेशमानिया, ये सूक्ष्म जीव है जिसका कि जैसे कि अमीबा का आप देख सकते हो इस तरीके से यह न्यूक्लियस में वृद्धि होती है। इससे 2 न्यूक्लियस 2 भागों में बढ़ता है, फिर यह अलग अलग होता है और अलग अलग होकर ये 2 संतति बन जाते हैं। बहुखंडन, जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित होता है जैसे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, यह मलेरिया परजीवी है, इसी के कारण मलेरिया रोग उत्पन्न होती है। खंडन,
इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए एस्पायरोगायरा। एस्पायरोगायरा ये इसमें क्या होता है, खंडन होता है। पुनरुद्भवन यानी कि पुनर्जनन। इस प्रकरण में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है। उदाहरण के लिए प्लेनेरिया हाइड्रा। मुकुलन। इस प्रक्रम में जीव के शरीर का एक उभार उत्पन्न होता है जिसे मुकुल कहते हैं। यह मुकुल पहले नन्हे फिर पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं और जनक से अलग हो जाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रा और यीस्ट। जैसे कि आप ये देख सकते हो, इसमें धीरे धीरे यहाँ पे बनना शुरू हो रहा है, फिर ये इसमें विकास होता है और फिर ये इतना बड़ा हो जाता है और इससे ये अलग होकर फिर सीधा खड़ा हो जाता है और यह प्रक्रिया आगे तक चलती रहती है। बीजाणु समासंघ। कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणुधानी बनती है। इन जिनमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु गोल संरचनाएं होती है। एक मोटी भित्ति यानी दीवार से रक्षित होती है। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं। कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन की अगर बात करें तो कुछ पौधों में नए पौधों का निर्माण उनके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि से होती है। इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। प्राकृतिक विधि। जड़ द्वारा। डहेलिया शकरकंदी में होता है। तने द्वारा जैसे कि आलू, अदरक, ये तना है, तना का परिवर्धित भाग है। पत्तियों द्वारा। ब्रायोफिलम की पत्तियों की कोर पर कलिकाएं होती है जो विकसित होकर नया पौधा बनाती हैं। कृत्रिम विधियाँ जैसे रोपण, आम का कलम लगाते हैं। कर्तन जैसे गुलाब की डंठल को लगाते हैं। लेयरिंग यानी जैसे कि चमेली। उत्तक संवर्धन। इस विधि में शाखा से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे जिसे कैलस कहते हैं में परिवर्तित हो जाती है। कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है जहां इसमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है जिसे फिर मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है, यानी उसे रोप दिया जाता है। उदाहरण के लिए आर्किक और सजावटी पौधे। कायिक संवर्धन के लाभ क्या है? बीज उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब आदि नए पौधे बना सकते हैं कायिक संवर्धन से। नए पौधे आनुवांशिक रूप में जनक के समान होते हैं। बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है। पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका है। अब आगे आ जाती है लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन नर व मादा युग्मक के मिलने से होता है। नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं और संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की अगर बात करें तो फूल पौधों का जनन अंग है। एक फूल के मुख्य भाग होते हैं बाह्य दल, पंखुड़ी, स्त्री केसर और पुंकेसर। फूल के प्रकार। फूल दो प्रकार का होता है, एक उभयलिंगी पुष्प और एक होता है एक लिंगी पुष्प। उभयलिंगी का मतलब क्या है? स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित रहते हैं, जैसे सरसों, गुड़हल जिसको कुछ जगह पे अड़हुल का फूल भी कहते हैं, ये उभयलिंगी पुष्प है। एक लिंगी पुष्प जैसे स्त्री केसर और पुंकेसर में से कोई एक ही जनराग उपस्थित होता है, जैसे उदाहरण के लिए पपीता और तरबूज। पुष्प की संरचना को जरा इस चित्र से देखिए। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये पीला पीला ऊपर जो है इसको कहते हैं वर्तिकाग्र और इसके बीच में ये डंठल है, ये है वृत्तिका और इसके बीच में ये है बीजांड और बीजांड के बाहरी भाग अंडाशय, ये स्त्री केसर का भाग है। और तंतु और पराग कोश जो होता है उसको कहते हैं पुंकेसर का, ये केसर का भाग है। और बाह्य दल, पंखुड़ी, ये इसके फूल के मुख्य भाग होते हैं। बीज निर्माण की प्रक्रिया। आखिर बीज निर्माण कैसे होता है? पराग कोश में उत्पन्न परागकण हवा, पानी तथा जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र यानी कि स्वपरागन या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर परागन पर स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक का निषेचन होता है तथा युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड से कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है। अंडाशय फल में बदल जाता है और फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं, जैसे कि आप इसको आप देख सकते हो। अब अगला हमारा टॉपिक है मानव में प्रजनन, तो इसको हम जानेंगे पार्ट 2 में। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।